एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग से रिलेटेड है, जहां हम लोग कॉस्टिंग के कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि हमने जो ये शीट रखी है इसमें अप्रॉक्स 500 एमसीक्यूज हैं, जिसमें 100 एमसीक्यूज तो हमने पहले डिस्कस किए हुए थे एंड वो कॉस्टिंग की प्लेलिस्ट में भी ऐड किए हुए हैं। लास्ट क्लास में हमने ये भी मेंशन किया था कि किस तरीके से आप हमारे चैनल पे जाकर के क्लासेस चेक कर सकते हो। लास्ट क्लास जो हमने कॉस्टिंग से रिलेटेड ली उसमें 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज थे, इसलिए वो क्लास थोड़ी सी लेंदी थी। एंड आज जो हमारी क्लास है अगेन उसमें हम लोग 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, बट आज मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखोगे तो वो थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, आगे की जो 300 क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि हर एक क्लास में 100 एमसीक्यूज डिस्कस करें, सो दैट वो 300 एमसीक्यूज पे हम जल्दी कवर कर पाए। अभी कॉस्टिंग से रिलेटेड आप जितने भी एमसीक्यूज देखोगे ना, सब बेसिक लेवल पे ही रिलेटेड हैं। एंड ये सारे एमसीक्यूज हम बता रहे हैं कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हमने ना सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स फॉर्मूला सब कवर किए हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने कॉस्टिंग से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, तो वो भी आप लोग जरूर से कवर कर लेना। आज की क्लास की पीडीएफ जो कंप्लीट 500 एमसीक्यूज की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड हमारे ऐप से आप लोग जरूर जुड़ जाना, क्योंकि ऐप पे आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, क्लासेस का भी ऑप्शन मिलेगा, फ्री मटेरियल, फ्री टेस्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। ऐप की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, चलो अब अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 151 से है। इसके पहले के जो एमसीक्यूज हमने बार बार बताए हैं कि वो हम प्लेलिस्ट में ऐड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जो पहला, सेकंड, थर्ड पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें आप लोग देखोगे तो हमने पहले फर्स्ट 100 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। फोर्थ पार्ट में हमने रिमेनिंग 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, और आज जो 50 एमसीक्यूज है 151 टू 200, ये हमारा होगा पार्ट नंबर 5। देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राइम कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज अंडर। अगेन हमने बताया कि कॉस्ट शीट से रिलेटेड भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास डाला हुआ है। प्राइम कॉस्ट क्या होता है हमने बताया भी है कि ये होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट ओवरहेड। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट मेथड प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, नन ऑफ दीज। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल। Process cost is very much applicable in construction industry, pharmaceutical industry, airline company, none of these। अगर हम प्रोसेस कॉस्ट की बात करें तो प्रोसेस मतलब जहां पे ए प्रोसेस, बी प्रोसेस, सी प्रोसेस हो रहा है। लेट्स से जैसे फर्नीचर बनना है तो पहले आप लकड़ी काटोगे, वुड कटिंग करोगे, ये हमारा प्रोसेस ए हो गया। फिर उसको पेंट करना, ये हमारा प्रोसेस बी हो गया। एंड उसकी फिनिशिंग करना, ये प्रोसेस सी हुआ। तो एज पर गिवन ऑप्शन अगर हम प्रोसेस कॉस्ट की बात करें तो ये ज्यादा एप्लीकेबल होगा किसमें? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट एसेटमेंट है, प्लानिंग कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग है, बट एक्सटर्नल रिपोर्टिंग जो भी आप कॉस्टिंग में करते हो वो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए होता है, वो मैनेजमेंट के लिए होता है, ना कि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कि ये फंक्शन नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट, a cost is a sacrifice, release of something, measure of consumption of resources, all of the above। अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट मतलब क्या है? खर्चा, उसको हम सैक्रिफाइस भी कह सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, या रिलीज ऑफ समथिंग भी। क्योंकि कॉस्ट का मतलब क्या है कि जहां पे आप रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को यूज करके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। नेक्स्ट, कॉस्ट इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट्स मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, वेदर टू मेक और बाय, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, एक्सप्लोरेशन ऑफ एन एडिशनल मार्केट। अगर कॉस्ट की बात करें तो जो भी आप कॉस्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, वो उससे आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आप ये डिसीजन लेते हो कि बनाए या खरीद लें। आप एडिशनल मार्केट का एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करते हो, बट प्रॉफिट को रिटेन करना ये कहीं भी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट, management accounting seeks to serve the purpose of management to run a business more efficiently and thus uses the technique of financial accounting, cost accounting, mathematics and statistics, all of the above। अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सारे प्रोसेस यूज करते हैं, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इन प्रोसेस कॉस्टिंग ईच प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, सेल्स सेंटर। प्रोसेस कॉस्टिंग में हर एक प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा? कॉस्ट सेंटर होगा।
सबको आप अलग अलग डिपार्टमेंट मान सकते हो ना, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉस्ट सेंटर। नेक्स्ट, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट डिजाइनिंग, सेलिंग, पब्लिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग में सेलिंग, पब्लिसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन तो सुना है, बट क्या डिजाइनिंग सुना है? नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कि डिजाइनिंग इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, administration span across all the upstream, mainstream and downstream activities of a firm such as design, research and development, production, marketing, all of the above. नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको फर्म के हर एक लेवल पे दिखेगा, है ना। चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप प्रमोशन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो, रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हो, हर एक स्टेज पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखेगा। When 10,000 ending units of work in progress are 30% completed as to conversion, इसका क्या मतलब है कि 30% यूनिट कंप्लीट हुई है, 70% यूनिट कंप्लीट हुई है, each unit has been completed, each of the unit is 30% completed। जब लिखा है कि 30% completed है तो इसका मतलब ही क्या है? 30% of the units are completed। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। पहले भी हमने बताया कि कॉस्टिंग में दो चीज होती है, एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग, एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग जिससे हम बुक्स में चीजें रिकॉर्ड करते हैं, लाइक जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, है ना, ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑप्शन देखो लिखा है मार्जिनल कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं है बल्कि टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। टेक्निक में आपको मिलेगा मार्जिनल कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सारे क्या है? टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। नेक्स्ट, which of the following is not a technique of costing? Absorption costing, standard costing, multiple costing, marginal costing। multiple costing अभी बाकी हमने पहले भी बताया कि टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। नेक्स्ट, कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, फंक्शन, बिहेवियर, ऑल ऑफ द अबव। ये पॉइंट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कॉस्ट को हम लोग कैसे एलोकेट करते हैं, और ये ना एग्जाम पॉइंट में से बहुत रेलेवेंट है। कब आप उसको फिक्स्ड और वेरिएबल मानते हो, कब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिस पे बात होती है, कब हम लोग मटेरियल लेबर के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करते हैं। इस पे हमने बहुत डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड की हुई है, अगेन प्लेलिस्ट कवर कर लेना, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। नो डाउट कॉस्ट की अगर बात करें तो उसको एलिमेंट के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे, सब पे क्लासिफाई किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द यूज ऑफ ब्लैंकेट रेट? द यूज ऑफ अ सिंगल ब्लैंकेट रेट मेक्स द अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट अननेसेसरी। The use of single blanket rate makes the apportionment of overhead cost necessary. The use of single blanket rate makes apportionment of overhead cost uniform. None of the given option. देखो अगर हम लोग सिंगल ब्लैंकेट रेट यूज कर रहे हैं, कोई एक सिंगल ब्लैंकेट रेट जो हम लोग डिसाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अगर वो यूज कर रहे हैं तो नो डाउट जो हमारा ओवरहेड कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट है वो अननेसेसरी हो जाएगा। फिर वहां ओवरहेड कॉस्ट जो आपका टोटल में भी आ रहा है, आप क्या कर रहे हो? सिर्फ एक सिंगल रेट यूज कर रहे हो उसके वैल्यूएशन के लिए, तो जो हमारा अपॉर्शनमेंट है ओवरहेड कॉस्ट वो क्या हो जाएगा? अननेसेसरी। करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, यहाँ सारे कॉस्ट को आप इकट्ठा कर रहे हो, पूल कर रहे हो, सो दैट एक सिंगल ब्लैंकेट रेट कैलकुलेट कर पाओ, इसीलिए जो अपॉर्शनमेंट है ओवरहेड कॉस्ट का वो क्या हो जाएगा बेटा? अननेसेसरी। नेक्स्ट, the functional classification of cost include the following except prime cost, production cost, administration cost, marketing cost। तो यहाँ देखो फंक्शन की बात किया तो फंक्शन के बेसिस पे प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगा, मार्केटिंग कॉस्ट आएगा, बट प्राइम कॉस्ट नहीं आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। Which of the following is not included in the administration cost? Salaries of journal office staff आएगा, foreman नहीं आएगा, ऑफिस सप्लाईज आएगा, पोस्टेज स्टेशनरी, टेलीफोन आएगा। सैलरीज ऑफ फोरमैन कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, a cost unit is the cost per machine hour, cost per labor hour, a unit of production or service in relation to which costs are ascertained, a measure of work output in a standard hour। अगर cost unit की बात करें तो no doubt ये क्या बता रहा है? प्रोडक्शन और सर्विस की यूनिट इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर ascertained। मतलब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, इससे हमारी कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर ascertained, जिसके बेसिस पे आपको कॉस्ट ascertained करना है। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट क्या है? टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, द मटेरियल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ डिपार्टमेंट। प्राइम कॉस्ट की बात करें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज
टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग. वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. एग्रीगेट ऑफ वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग ओवरहेड. प्राइम कॉस्ट प्लस मार्केटिंग ओवरहेड. कॉस्ट ऑफ सेल एकदम लास्ट में कैलकुलेट होती है, जिसमें हम सारे के सारे कॉस्ट को इंक्लूड कर लेते हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, variable costs are conventionally deemed to be constant per unit of output, vary per unit of output, be constant in total, vary in total. हमने पहले भी बताया कि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, लेट्स से हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल दिया हुआ है, लिखा है कि रॉ मटेरियल 10 रुपीज पर यूनिट है, तो ये तो पर यूनिट फिक्स ही रहेगा ना. आप कितना भी प्रोडक्शन बढ़ाओ पर ये पर यूनिट फिक्स रहेगा, ठीक. बट क्या ये टोटलिटी में फिक्स रहेगा? नहीं. अगर आप 1000 यूनिट बना रहे हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 10,000. बट अगर आप 2000 प्रोडक्शन करोगे यूनिट्स का तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 20,000. तो ये पर यूनिट में तो कांस्टेंट है बट टोटलिटी में कांस्टेंट नहीं होगी. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी, कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. नेक्स्ट, अब फिक्स कॉस्ट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है टोटलिटी में. जैसे अगर मान लो रेंट है 20,000 तो वो रेंट 20,000 नहीं रहेगा. आप 0 प्रोडक्शन करो, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करो या 2000 यूनिट का प्रोडक्शन करो, ठीक. वैरी इन टोटल, रिमेन कांस्टेंट इन टोटल, बट वैरी पर यूनिट व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंजेस. रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट, वैरी इन टोटल व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम डज नॉट चेंज. नहीं, देखो टोटल में तो ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक. बट मान लो अगर आपने 1000 का प्रोडक्शन किया तो आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा? 20 रुपीज. बट ऑन द अदर एंड अगर मान लो आप 2000 का प्रोडक्शन कर रहे हो तो फिर यहाँ पे हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? घट जाएगी, 10 रुपए हो जाएगी. बट ऐसे अगर देखा जाए तो हम लोग फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट का कैलकुलेशन नहीं करते, हमेशा टोटल में ही देखते हैं, ठीक है. एंड ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये कांस्टेंट रहेगा पर यूनिट. नहीं, रिमेन कांस्टेंट इन टोटल बट वैरी पर यूनिट व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंजेस. जब आप प्रोडक्शन वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो नो डाउट वो पर यूनिट बेसिस चेंज होगा बट टोटलिटी में कभी चेंज नहीं होगा. क्लियर? नेक्स्ट, cost which do not fluctuate as a level of activity changes within a given range are relevant cost, opportunity cost, mixed cost, fixed cost. Do not fluctuate, कह रहे cost which do not fluctuate as a level of activity changes within a given range. तो no doubt इस cost को हम क्या बोलेंगे? fixed cost. क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो फ्लक्चुएट नहीं होता, टोटल में वो क्या रहेगा? फिक्स्ड ही रहेगा. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट, which of the following is not an example of semi variable cost? Telephone expenses, maintenance expenses, salary of the work manager, depreciation expenses. सेमी वेरिएबल मतलब जो पहले फिक्स रहता है और फिर वो धीरे धीरे मतलब जो आगे कॉस्ट बढ़ती है फिक्स कॉस्ट के आगे वो वेरिएबल होती है. जैसे जनरली सबने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आता है उसमें एक अमाउंट होती है फिक्स्ड और उसके बाद पर कॉल के बेसिस पे चार्ज होता है. पोस्ट पेड की हम बात कर रहे हैं. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सैलरी ऑफ द वर्क मैनेजर, क्योंकि जो सैलरी है वो कभी भी सेमी वेरिएबल नहीं होती, वो हमेशा क्या मानी जाती है? फिक्स्ड. उसमें आपने एक अमाउंट फिक्स कर दिया और वही आप थ्रू आउट ईयर उनको पे करते हो. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज टेकन फ्रॉम स्मार्ट कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013. जहां लिखा है इंक्रीज इन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, डिक्रीज इन फिनिश गुड इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट लेबर पेरोल, फैक्ट्री ओवरहेड, फ्रेट. देयर वाज नो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग और एट द एंड. स्मार्ट 2000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज, आपको सीओजीएस निकालना है, ठीक है. सीओजीएस निकालने के पहले एक पॉइंट समझो, यहां पे लिखा है इंक्रीज इन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक. कह रहा है इंक्रीज इन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री. अगर हमारी ओपनिंग स्टॉक लेट से 10,000 थी तो क्लोजिंग स्टॉक 25,000 हो गई. इंक्रीज इन रॉ मटेरियल तभी तो 15,000 से इंक्रीज हुआ ना रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में, ठीक. ये हमने वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अज्यूम की है. और डिक्रीज इन फिनिश गुड इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री थी वो लेट से थी 50,000, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड कितना रहा होगा? 15,000, क्योंकि बोला है डिक्रीज कितनी हुई है? 35,000 से. अब ये एग्जांपल लेने का मेरा पर्पस ये था कि आपको ये समझ में आए कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का
तो प्राइम कॉस्ट के कैलकुलेशन के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करना होता है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करना होता है। ऑन द अदर हैंड जब हम कैलकुलेट करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद डब्ल्यूआईपी का कैलकुलेशन तो यहां ही नहीं ओपनिंग क्लोजिंग का, ठीक है, बट फिनिश्ड गुड का कैलकुलेशन हम यूज करते हैं कब, जब हमें सीओजीएस कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड को लेस करते हैं, यही करते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज कितना दिया हुआ है, 4,30,000, ठीक। इसमें हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते जो लेस से 10,000 है और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते जो कि 25,000 है। तो अल्टीमेटली यहां क्या होगा, माइनस होगा ना 15,000, ठीक है। इंक्रीज इन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक कम होगा किससे, क्लोजिंग स्टॉक से, कितने से, 15,000 से। तो सीधे सीधे हमने क्या किया, लेस कर दिया 15,000 से। ये हमारा आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो। डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है, 2 लाख, प्लस कर देंगे फ्रेट कितना दिया हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट ओवरहेड है ना, 45,000, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया है, 3 लाख, ठीक। अब डिक्रीज इन फिनिश्ड गुड, इसमें ओपनिंग स्टॉक और फिनिश्ड गुड ऐड करना था और क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश्ड गुड लेस करना था। तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि डिक्रीज इन फिनिश्ड गुड्स है कि हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है किसका, फिनिश्ड गुड का, वो ज्यादा है कंपैरेटिवली किससे, क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश्ड गुड से। तो प्लस कर दिया 35,000। अब जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इसका वैल्यूएशन करने पे आएगा 9,95,000, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। क्लियर। तो क्वेश्चन की लेंथ मत देखना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 175, 176 और 177 इस पूरी डिटेल पे बेस्ड है, तो डिटेल तो हम अभी नहीं देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2013 क्या हम प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्राइम कॉस्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड। तो प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल दिया है, तो 36,000 प्लस 84,000 माइनस 30,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमारे पास डायरेक्ट लेबर का पेरोल भी दिया हुआ है 60,000, तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हो गया लेबर कॉस्ट। और फैक्ट्री ओवरहेड का यहाँ पे काम नहीं है, बस इसका जब आप वैल्यूएशन करोगे तो कितना आंसर आएगा, देखो 90,000, 60,000, 1,50,000, मतलब हमारा जो प्राइम कॉस्ट है वो कितना हो गया, 1,50,000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो क्या हम कन्वर्जन कॉस्ट निकाल सकते हैं, हाँ। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 60,000 दिया हुआ है और यहां देखो लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर इज ₹10। अगर 60,000 रुपीज आप पे कर रहे हो और 1 घंटे का पेमेंट कर रहे हो 7.50, तो ये कितना आवर्स आया, कैलकुलेट करो। ये आया 8,000 डायरेक्ट लेबर आवर, और कह रहा है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड आप पे कर रहे हो वो डायरेक्ट लेबर आवर के अकॉर्डिंग पे कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 80,000। तो हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो है 60,000 की और फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 1,40,000। दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट कितनी हो गई बेटा, 1,40,000, और ये ऑप्शन बी में दिया है। क्लियर। एंड इस डिटेल से रिलेटेड लास्ट पॉइंट है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2013 क्या हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। प्राइम कॉस्ट हमने निकाली 1,50,000, फैक्ट्री ओवरहेड हमने निकाला 80,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया हुआ है 18,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,000, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2,30,000 प्लस 6,000, वैल्यू आ जाएगी 2,36,000, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में दिया है। क्लियर। जब आप लोग कॉस्ट शीट कंप्लीट कर लोगे ना
तो ये सारा पॉइंट आप लोगों को एकदम आराम से समझ में आएगा। होता क्या है कि अभी हमने कॉस्ट शीट नहीं की हुई है तो हमें पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। जब आप कॉस्ट शीट कर लोगे तो बहुत ही इजीली आपको सीक्वेंस समझ में। और हमने कॉस्ट शीट में सिर्फ और सिर्फ ये सीक्वेंस ही नहीं बताया है, हर एक छोटा छोटा पॉइंट भी डिस्कस किया है, जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस किए हैं। ठीक, तो क्लास आप लोग जरूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ रेंट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज अ प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर कॉस्ट ऑफ रेंट की बात करें तो ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, ये प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट होता है। प्राइम कॉस्ट नो, प्रोडक्ट कॉस्ट यस। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आर एन एलिमेंट ऑफ। अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो ये तो पीरियड कॉस्ट हो गया, बट क्या ये कन्वर्जन कॉस्ट है? नहीं, कन्वर्जन कॉस्ट नहीं है, पीरियड कॉस्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। Next, the fixed portion of the semi-variable cost of electricity of a manufacturing plant is a। अगेन अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स पोर्शन की बात करें तो ये पीरियड कॉस्ट तो है बट प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है। पीरियड कॉस्ट होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, वेरियस मेथड्स आर यूज्ड फॉर प्राइसिंग मटेरियल यूज्ड। कॉस्ट प्राइस मेथड्स आर, यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सारे मेथड्स आप यूज करते हो मटेरियल की प्राइसिंग के लिए, सबको पता है। जैसे लिफो मेथड है, फीफो मेथड है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड है। तो यहाँ वही पूछ रहा है कि कौन कौन सा मेथड हम यूज करते हैं। स्पेसिफिक प्राइस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट, एवरेज प्राइस मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज आर डिराइव फ्रॉम कॉस्ट प्राइसेस। दे इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड में हम लोग सिंपल एवरेज यूज करते हैं, वेटेड एवरेज यूज करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज आर डिराइव फ्रॉम कॉस्ट प्राइसेस। तो कॉस्ट प्राइसेस के बेसिस पे तो हम इंक्लूड कैलकुलेट करते हैं, बट उसमें क्या चीज नहीं इंक्लूड होती? सिंपल एवरेज, बेस स्टॉक, वेटेड एवरेज, मूविंग एवरेज। उसमें हम कभी भी बेस स्टॉक मेथड यूज नहीं करते। नेक्स्ट, in case of rise in price level, the most suitable method for valuing material issued is last and first out। हमने ये क्लास शेयर की हुई है, आप लोग देखोगे ना तो प्लेलिस्ट में हमने 2 क्लास डाली है। एक तो लिफो फिफो मेथड पे बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, और एक ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि कब इन्फ्लेशन में यूज होता है, कब डिफ्लेशन में कौन सा मेथड यूज होता है। प्लीज वो क्लास जरूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, द फीफो assumption of cost flow when applied in a period of rising prices। overstate profit and closing stock, overstate profit and understate closing stock, overstate profit and shows closing stock at current prices, understate profit and overstate closing stock। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में अगर हम राइजिंग प्राइसेस दैट इज इन्फ्लेशन के टाइम यूज करेंगे, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ करके आएगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा करंट प्राइस पे शो होता है। क्या हमने इस पे एग्जांपल सॉल्व करवाया है? हाँ, अभी हम आप लोगों को वो क्लास भी दिखा देंगे, वहां पे हमने इसका पूरा डिटेल एग्जांपल समझाया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, लेंदी भी है, और आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देकर के ये पॉइंट समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्लीज आप लोग वो क्लास जरूर से कवर करना, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इन अ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ईच सर्विस डिपार्टमेंट इन टर्न डज नॉट रीअलोकेट इट्स कॉस्ट टू ऑल डिपार्टमेंट। ईच सर्विस डिपार्टमेंट इन टर्न एंड रीअलोकेट्स इट्स कॉस्ट टू ऑल डिपार्टमेंट। यस, अगर रिपीटेड मेथड की बात करें तो उसमें बार बार कॉस्ट को अलोकेट किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा बी। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, बिगनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, व्हाट वाज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, एंड सॉल्व करके इसका आंसर मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में। जिसका आंसर करेक्ट होगा हम उसका आंसर पिन कर देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, where dash is equal, that point is called economic order quantity। जहां ordering and carrying cost equal होता है उसको हम EOQ कहते हैं। नेक्स्ट, loss by fire is an example of normal loss, abnormal loss, incremental loss cannot be determined। अब अगर लॉस बाय फायर की बात करें तो नो डाउट ये नॉर्मल लॉस है, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो कि अनइंटेंशनल है। ठीक है, एक कह सकते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस। नेक्स्ट, the main purpose of cost accounting is to maximize profit, help in inventory valuation, provide information to management for decision making। Correct answer हो जाएगा C। Next, where the applied fixed overhead cost is less than the actual fixed overhead cost। अगर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कम है किससे? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट से, तो ये अनफेवरेबल आएगा, फेवरेबल आएगा, नॉर्मल आएगा या बजटेड आएगा। क्योंकि हमारा अप्लाइड कम है तो ये हमेशा क्या आएगा? अनफेवरेबल वेरिएंस।
ठीक, जिसको हम लोग अंडर अब्सॉर्ब्ड भी कहते हैं। ये अंडर अब्सॉर्प्शन का केस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल ज्यादा है कंपैरेटिवली किससे, अप्लाइड से, और क्योंकि हमारा अप्लाइड कम है कंपैरेटिवली किससे, एक्चुअल से, तो इस केस में क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, which of the following is correct? Unit sold is equal to opening finished goods unit plus unit produced minus closing finished good unit। पहला ही ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है क्योंकि हमने बताया भी है कि अगर हमें यूनिट सोल्ड कैलकुलेट करना है तो जितना प्रोड्यूस किया प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, which of the following items of expenses are to be added in fixed overhead cost? Rent of factory, head office rent, salaries to factory watchman। रेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री लाइटिंग बिल, डायरेक्टर सैलरीज। रेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री लाइटिंग बिल, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरीज। हेड ऑफिस रेंट, फैक्ट्री प्रॉपर्टी रेंट, फैक्ट्री स्मॉल टूल्स। देखो फैक्ट्री ओवरहेड है, उसमें फैक्ट्री के सारे खर्चे होते हैं, बट हेड ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा, डायरेक्टर्स का खर्चा नहीं आएगा। ये सारा खर्चा कहाँ जाता है बेटा, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री लाइटिंग बिल, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरीज। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस मार्जिन दिया है, क्या हम वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। 40,000 है, कितना, 20% ऑफ सेल, तो 100% कितना होगा, अगर ये 20% है तो 100 हो जाएगा 2 लाख। ठीक, तो ये जो 2 लाख है ये तो सेल्स है ना बेटा, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 40,000 था, तो मेरे पास 1,60,000 आ जाएगा, क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरी बात समझो कि सेल्स में से जब हम प्रॉफिट माइनस करेंगे तब तो कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे ना, तो करेक्ट आंसर होगा ए, 1,60,000। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि हमने ना एक क्लास अपलोड की हुई है जहां हमने ये मेंशन किया हुआ है कि आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट का आप कैलकुलेशन करते हो या लेस से प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हो, कभी कॉस्ट पे दिया रहता है, कभी सेल्स पे दिया रहता है, तो उसका वैल्यूएशन आपको कैसे करना है ये क्लास भी हमने अपलोड की हुई है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे। Next, taking a step for the fresh purchase of those stock which have been exhausted and for which requisition are to be honored in future is an easy explanation of overstocking, understocking, replenishment और acquisition। ये concept किसका है, replenishment का। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, net income before interest and tax is also called operating income profit, gross profit, marginal income, other income। net income जो कि interest and tax के पहले होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट, मतलब जो आपके ऑपरेशन से जनरेट हुई है, अभी उसमें इंटरेस्ट और टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ओवरटाइम प्रीमियम, द हायर ऑफ टूल, ऑल, ये सारे के सारे क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट नॉट इनकर्ड, प्रोडक्शन, सर्विस, जनरल कॉस्ट, हेड ऑफिस। अभी ऊपर बताया था ना कि हेड ऑफिस बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ना कि फिक्स्ड ओवरहेड का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बेसिक सिस्टम ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर, ये ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, बोथ टाइम रेट एंड पीस रेट, इसका करेक्ट आंसर है। नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न अलाउंसेस, सेल्स रिटर्न अलाउंसेस एंड सेल्स डिस्काउंट। यस, अगर नेट सेल्स की बात करें तो उसमें से हम सेल्स क्या करते हैं, जो टोटल सेल्स होती है उसमें से सेल्स रिटर्न को, अलाउंसेस को, सेल्स डिस्काउंट को, सबको लेस करते हैं, तब हमारे पास आता है नेट सेल। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन सोल्ड 4,000 यूनिट्स, क्लोजिंग फिनिश्ड यूनिट्स है कितना, 3,500 यूनिट्स, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स है 1,000, तो क्या हम क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, बैक कैलकुलेशन करके। इसमें हम क्या करेंगे, बैक कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो हमारे पास ओपनिंग है उसको लेस कर देंगे और क्लोजिंग को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6,500 यूनिट्स, जो कि ऑप्शन बी में दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अगेन देखो ये 50 एमसीक्यू से रिलेटेड टू कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना सो दैट फ्री मटेरियल एंड फ्री टेस्ट का आप बेनिफिट ले पाओ। अगर आज की क्लास यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और हम एक वो क्लास दिखा दे जो कि बहुत रेलेवेंट है आप लोगों के लिए। आप सिंपली हमारे चैनल पे जाके वीडियोस पे आओ, और वीडियोस में ना आपको जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो एक क्लास मिलेगी,
वैसे तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, बट स्टिल हम यहाँ पे भी आप लोगों को शो कर दे रहे हैं। देखो जब स्क्रॉल करके नीचे आओगे ना, वैसे तो हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दी हुई है। ये देखो, ये क्लास हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन एमसीक्यूज की, और एक ये क्लास है इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सीओजीएस। ये जो क्लास है इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सीओजीएस इन केस ऑफ अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, इसमें हमने फीफो एंड लीफो को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग जरूर से अच्छे से कवर कर लेना, बहुत रेलेवेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।